सीएम शिवराज की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक, लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों पर हुई चर्चा। सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, प्रवासी मजदूरों को लेकर रखी मांग, कहा परिवहन पर खर्च राशि का भुगतान एसडीआरएफ से किया जाए। मध्य प्रदेश के सतना में क्वारंटीन सेंटर का हाल बेहाल, पर्याप्त नहीं है बुनियादी सुविधाएं, पानी पीने और पंखे तक की नहीं है सुविधा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भानपुरा शिक्षक संघ की सराहनीय पहल, गरीबों में बांटे राशन के पैकेट, घर घर जाकर बांटा खाना। नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों और अन्य लोगों से किराया न लेने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मजदूर और अन्य लोग लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंस गए हैं, इसलिए ऐसे लोगों को दूसरे राज्यों से लाने के लिए परिवहन पर खर्च राशि का भुगतान राज्य आपदा मोचन निधि से किया जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों भी दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों से पैसे नहीं लेने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने बसों और रेल संचालन का फैसला भी राज्य सरकारों पर छोड़ने की अपील की थी। अब एक बार फिर उन्होंने पत्र लिखा है पीएम मोदी को और पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मजदूर और अन्य लोग लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंस गए हैं, इसलिए ऐसे लोगों को दूसरे राज्यों से लाने के लिए परिवहन पर खर्च राशि का भुगतान राज्य आपदा मोचन निधि से किया जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों भी दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों से पैसे नहीं लेने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने बसों और रेल संचालन का फैसला भी राज्य सरकारों पर छोड़ने के लिए कहा था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन ठाकुर इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पवन, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। सीएम बघेल ने पीएम मोदी को एक बार फिर से पत्र लिखा है और इस बार उन्होंने परिवहन खर्च राशि को लेकर कुछ मांगे की है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख के जो प्रदेश के श्रमिकों और अन्य राज्यों में जो श्रमिक है उनको छत्तीसगढ़ लाने के लिए जो वाहन की व्यवस्था की गई है, तो उसके लिए जो राज्य आपदा मोचन निधि जो है उसके तहत जो फंड होता है उसकी मांग की है। तो लगातार मुख्यमंत्री का 23वां पत्र है जो प्रधानमंत्री को लिखा गया है। लगातार की जो किसान मजदूर है, लगभग राज्य भर के 1.5 लाख से अधिक श्रमिक और मजदूर है जो अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ में लाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की जा रही है। वहीं तो रेल का भाड़ा, उन तमाम चीजों को लेकर राज्य आपदा मोचन निधि की मांग की है। पवन, उन्होंने जो मांग की है, क्या ये रेलों के संचालन को लेकर है या फिर वो बस को भी शुरू करने की मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं जैसा राज्य सरकार ने 30 रेलों की मांग की थी, जिसके तहत राज्य सरकार को अब तक 23 रेल उपलब्ध हो चुकी है केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा। वहीं जो अन्य राज्यों से जो बसों का भेजा जा रहा है, वो बस के जो वाहन खर्चे हो रहे हैं उसके लिए राज्य ने मांग की है। ठीक है पवन, वो लगातार एक के बाद एक कई पत्र पीएम मोदी को लिख रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या उन्हें अभी तक अपने किसी पत्र का कोई जवाब मिल पाया है? जी बिल्कुल, अभी तक राज्य सरकार ने जितनी भी फंडों की मांग की है, जिस निधि से भी मांग की है, तो केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद की जा रही राज्य सरकारों की। केंद्र सरकार की जो कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक राहत पहुंचाया जा सके केंद्र की मदद, राज्यों की मदद से, वो तमाम मदद पूरी की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों को लेकर चर्चा की गई और ऐसे उद्योगों को लाभान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के नए प्रावधानों को अमल में लाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। वहीं सीएम ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों को आ रही समस्याओं के समाधान को लेकर भी बैठक और वार्ता की और बाहर से राज्य में आ रहे प्रवासी मजदूरों के उचित रहने खाने की सुविधाओं को भी उन्होंने इस बैठक में सुनिश्चित किया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज वरिष्ठ अधिकारियों
अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों को लेकर चर्चा की गई और ऐसे उद्योगों को लाभान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के नए प्रावधानों को अमल में लाने की रणनीति पर भी आज की इस बैठक में चर्चा की गई है। वहीं सीएम ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों को आ रही समस्याओं को समाधान करने के लिए भी बैठक में वार्ता की और साथ ही बाहर से राज्य में आ रहे प्रवासी मजदूरों के उचित रहने खाने की सुविधाओं को भी उन्होंने इस बैठक में अधिकारियों के साथ सुनिश्चित किया और उन्होंने ये जानकारी ली है, या यूं कहें कि उन्होंने इस तरह से समीक्षा भी की है कि जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर के राज्यों से अब यहाँ आ रहे हैं, उनको रहने खाने की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्या उन्हें पर्याप्त सुविधाएं मिल पा रही हैं, क्वारंटीन सेंटर में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। ये तमाम जानकारी आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ली गई है। आज उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील मालवीय इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आज सीएम शिवराज ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, बैठक के दौरान क्या कुछ वार्ता हुई, कोई जानकारी मिल पाई है? जी, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके सूक्ष्म, लघु तथा मझले उद्योगों पर उनसे विचार विमर्श कर आने वाले संकट से निपटने की रणनीति पर बात की है। वहीं उन्होंने केंद्रीय बजट में जो प्रावधान किया गया है उस पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें आवश्यक निर्देश दिए हैं, जिसमें मझले तथा सूक्ष्म उद्योगों पर किसी तरह का संकट न पड़े। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश के साथ साथ यहाँ तजदीद करने के लिए कहा है कि मध्य प्रदेश में जितने भी सूक्ष्म तथा मध्यम वर्ग के उद्योग हैं, उनमें मजदूरों को अपने स्तर के स्किल पर मिलने वाले कामों को देखा तथा परखा जाए, ताकि आने वाले समय में जो उद्योग प्रदेश में चल रहे हैं उन्हें प्रदेशी मजदूर से पूर्णतः संचालित कराया जा सके। जी, बताया जा रहा है कि उन्होंने प्रवासी मजदूरों के रहने और खाने के इंतजामों के बारे में भी आज चर्चा की है। जानकारी चाहेंगे कि क्या इसे समीक्षा माना जाए, क्या सीएम ने ये जानकारी जुटाई है कि जो क्वारंटीन सेंटर हैं जहां मजदूर रह रहे हैं वहां के हालात कैसे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो प्रवासी मजदूर हैं उन लोगों के लिए भी जो सरकार ने एक अच्छी व्यवस्था कर रखी है। उन लोगों की खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जाएगी और उस पर भी कई अधिकारियों से शिवराज जी की आज बात हुई है। जी, यानी कि आज जो बैठक हुई है उसमें उद्योगों को लेकर ही ज्यादा चर्चा की गई। जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी की इस बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि जिस बंगाल की सीएम दिमाग लगाकर सोचना चाहिए कि पैसा सरकार को नहीं एमएसएमई को दिया गया है, एमएसएमई को पैसा मिलेगा। ममता जी को यह दिक्कत हो रही है कि सरकार पैसा उनकी जेब में नहीं गया। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एमएसएमई को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पैसा जो है वो एमएसएमई को दिया गया है, सरकार को नहीं दिया गया, और इसी बात की दिक्कत जो है वो ममता बनर्जी को हो रही है कि अब पैसा उनकी जेब में नहीं जा पाएगा। तो उन्होंने एक बार फिर ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधा और उन्हें ये बात कही है कि सरकार ने ये पैसा जो है एमएसएमई को दिया है, ना कि पश्चिम बंगाल की सरकार को, और ये उनकी इस बात से उन्हें परेशानी है कि सरकार तक आखिर ये पैसा नहीं पहुंच पाएगा। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में ये तमाम बातें बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कही। बंगाल में एमएसएमई की इंडस्ट्री है कि नहीं ममता जी? ममता जी में अगर थोड़ा सा भी दिमाग को अप्लाई करेगी तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये किसी सरकार के लिए नहीं था, ये पैकेज लघु और छोटे उद्योगों के लिए था। उसमें जो रोजगार देने वाले हमारा एमएसएमई है उसके लिए था। तो बंगाल की सारी एमएसएमई को उसका लाभ मिलेगा। अब ममता जी की जेब में नहीं मिल जाएगा ये, इसलिए उनको तकलीफ है। बाकी बंगाल की सारी एमएसएमई को उसका लाभ मिलेगा। और जो बंगाल को दिया जा रहा है कम से कम वो तो बांटे। प्रधानमंत्री जी ने हर एक गरीब के लिए पर व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया है। बंगाल में आज तक नहीं बटा। सब टीएमसी के घरों में रखा हुआ, हमने छापे लगवाए। देश भर में लॉकडाउन के चलते गरीब लोगों और दिहाड़ी मजदूरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार मजदूर जो हैं वो इस लॉकडाउन में काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लॉकडाउन के चलते सबसे ज़्यादा संकट अगर किसी पर आया है तो वो दिहाड़ी मजदूर ही है। ना तो वो अपने घर जा पा रहे हैं और ना ही जहाँ वो हैं वहाँ उन्हें रोजगार मिल पा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा खाने पीने की दिक्कतें आ रही हैं और ऐसे लोगों की मदद करने के लिए कई सामाजिक संगठन और अन्य लोग आगे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भानपुरा शिक्षक संघ ऐसे ही
गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आया और राशन के पैकेट गरीबों में वितरित किए। तो देश भर में लॉकडाउन के चलते गरीब लोगों और दिहाड़ी मजदूरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा खाने पीने की दिक्कतें आ रही है और ऐसे लोगों की मदद करने के लिए कई सामाजिक संगठन और अन्य लोग आगे आ रहे हैं। बात मध्य प्रदेश के मंदसौर की करें तो यहाँ भानपुरा शिक्षक संघ ऐसे ही गरीब लोगों की मदद के लिए अब आगे आया है और ऐसे गरीब और मजदूर लोगों में राशन के पैकेट आज शिक्षक संघ की तरफ से बांटे गए हैं। तमाम जो ऐसे लोग हैं जो इस समय परेशान हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं या फिर ऐसे लोग जो रोज़ कमाकर खाते थे अब उनके पास रोजगार नहीं है, तो इन लोगों की मदद के लिए अब कई सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी भानपुरा शिक्षक संघ अब ऐसे ही गरीब लोगों की मदद करने को आगे आया है और आज राशन के पैकेट गरीबों में वितरित किए गए हैं। 2,22,000 रुपये की राशि हम एकत्रित कर चुके हैं हमारे शिक्षक साथियों के माध्यम से और पूरे ब्लॉक में ये अभियान चला रखा है हमने कि जो जनपद पंचायत भानपुरा के आदेश के तहत हमारे शिक्षक साथी सुपरवाइजर का कार्य कर रहे हैं, उनको हमने निर्देश दिया कि वो गांव-गांव जाके चिन्हित करें गरीब परिवारों को और इसके तहत आज तक हम 1017 पैकेट गरीब परिवारों में वितरित कर चुके हैं और आगे भी हमारा लक्ष्य है कि जब तक ये लॉकडाउन चलता है हमारे शिक्षक साथी इसी प्रकार राशि मुहैया करवाते रहेंगे और हम घर घर जाकर गरीब परिवारों को इस प्रकार सहायता अपने साथियों के माध्यम से प्रदान करते रहेंगे। इस वक्त हम खड़े हैं भानपुरा सुपर साई सेकेंडरी स्कूल में, जहां भानपुरा शिक्षा विभाग के द्वारा 1017 पैकेट का गरीबों में लगातार लॉकडाउन के चलते वितरण किया गया। ये देख सकते हैं आप पूरा जो पैकेट यहाँ जमा रखे हैं, इस प्रकार से पूरी एक जो थैली है पूरा एक किट तैयार किया गया है जो लगभग 5 से 7 किलो का है। तमाम यहाँ जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं उनके द्वारा पैसा इकट्ठा किया गया। हर शिक्षा विभाग के कर्मचारी ने अपनी इच्छा से किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 2000 रुपये तक दिए, जिसमें अभी तक 2,27,000 रुपये इन्होंने इकट्ठे किए हैं, जिसका लगातार लॉकडाउन जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से आज तक लगातार ये लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और लगातार गरीबों में जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम प्रशासन द्वारा 10,000 परिवारों को प्रतिदिन निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। दरअसल जब से लॉकडाउन लागू हुआ है कई लोगों का रोजगार छिन गया है और सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हो रहे हैं जो रोज कमाकर खाते थे। ऐसे में लोगों का रोजगार छिन गया है और उनके सामने रोजी रोटी का संकट आकर खड़ा हो गया है। इन्हीं लोगों की मदद करने के लिए अब नगर निगम आगे आ रहा है और लगातार रोजाना कई लोगों को निःशुल्क खाने के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। मौके पर जाकर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। लॉकडाउन 3.0 जारी है, जहां सतत राज्य सरकारों द्वारा गरीबों के लिए मददगार साबित हो रही है। डोर टू डोर उन्हें राशन मुहैया उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं नगर निगम का भी एक अहम रोल है जो घर घर जाकर ज़रूरतमंद लोगों को उनके घर तक राशन की सुविधा मुहैया करा रहा है। ऐसे में हमारे साथ नगर निगम के अधिकारी श्री मुकेश शर्मा जी हैं, हम उनसे भी जानेंगे किस तरह और कैसे राशन की सुविधा गरीब लोगों तक मुहैया कराई जा रही है। सर स्वागत है। कैसे राशन की जो व्यवस्था है प्रणाली है वो किस तरह से सुचारू रूप से प्रोवाइड की जा रही है आम जनता तक? जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा पूरा क्षेत्र 3 सेक्टर में बटा हुआ है और लगभग 350 कर्मचारी डे शिफ्ट में काम करते हैं और 250 कर्मचारी नाइट शिफ्ट में। इस तरह से 24 घंटे में 21 घंटे यहाँ पर काम चलता है और करीब हमने 150 व्हीकल लगा रखे हैं जो कि डोर टू डोर सप्लाई के साथ साथ कुछ बल्क सप्लाई भी करते हैं। यहाँ पर जो सिस्टम रखा गया है जिला प्रशासन की ओर से और नगर निगम की ओर से एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। उस कॉल सेंटर के माध्यम से जितनी भी कंप्लेंट हमें रिसीव होती हैं उनको सुबह हम ये नगर निगम के अधिकारियों के साथ प्रत्येक जोन में रवाना करते हैं और पूरा जोन जिस अधिकारी को जहाँ जिस वार्ड में या जोन में हम भेजते हैं उसके पास कॉल सेंटर की लिस्ट रहती है, उनके मोबाइल नंबर रहते हैं, एड्रेस रहते हैं, तो वो डोर टू डोर उनकी राशन निःशुल्क राशन वितरण की जो व्यवस्था चल रही है उनको देके आते हैं। दूसरा जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं या और अन्य भोपाल के अधिकारी हैं या कॉल सेंटर है या दिल्ली में जो कॉल सेंटर स्थापित है वहाँ से भी इस तरह की जो भी जानकारियाँ आती हैं, जिस स्तर से भी जहाँ जिन गरीब बस्तियों में ऐसे व्यक्ति जिनके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है और इस समय लॉकडाउन लगातार चल रहा है, 3rd लॉकडाउन चल रहा है, तो
लगभग 1.5 माह से लोगों का काम धंधा बंद है। तो जो लोग दैनिक मजदूरी पर आधारित आजीविका थी, ऐसे लोगों के लिए यहाँ से निःशुल्क राशन वितरण की व्यवस्था की जाएगी। सर, जो ये राशन है ये राज्य सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाए या फिर नगर निगम कहीं से ऐसा औपचारिक रूप से खरीद विक्रय और खरीदी का इसमें जो आप देख रहे हैं, जो आटा है और चावल, ये फूड कॉरपोरेशन मध्य प्रदेश शासन की तरफ से हमें प्रदान किया जा रहा है। और दाल, तेल, नमक, शक्कर और हल्दी, मिर्ची, ये जो है नगर निगम खुद खरीद रहा है मार्केट से। और ये इस तरह से संयुक्त व्यवस्था चल रही है जिला प्रशासन और नगर निगम। तो लॉकडाउन जैसे जारी है, कई लोगों का रोजगार छीन चुका है और वो बेरोजगार हैं। ऐसे में नगर निगम कहीं ना कहीं अहम रोल निभा रही है, लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक उनके घर राशन पहुंचा रही है। कई कर्मचारियों पर यहाँ पर रोजगार भी दिया गया है ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी और कुछ पैसों का उनका जुगाड़ है। कैमरा पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी, ANB न्यूज़, इंदौर, मध्य प्रदेश। खबरों में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਟ ਵਾਈ? ਕੋਰੋਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਵੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਹਰ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੋ। ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬੁਨ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 70% ਐਲਕੋਹਲ ਯੁਕਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਨਾ ਘੁੰਮੋ। ਘਰ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के सतना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां पुलिस ने 8 क्विंटल गांजा सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक जब्त गांजे की बाजार में कीमत 1 करोड़ 4 लाख रुपए और परिवहन में प्रयुक्त ट्रक की कीमत 30 लाख रुपए आंकी गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पुलिस की तरफ से की गई है, जहां पुलिस ने 8 क्विंटल गांजा सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक जब्त गांजे की बाजार में कीमत 1 करोड़ 4 लाख रुपए है और वहीं जो ट्रक इस्तेमाल किया जा रहा था उस ट्रक की कीमत भी 30 लाख रुपए आंकी गई है। तो 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के सतना का ये मामला है, जहां 8 क्विंटल गांजा सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस गांजे की कीमत 1 करोड़ 4 लाख रुपए आंकी है। मध्य प्रदेश के कोरोना हॉटस्पॉट इंदौर में गुरुवार देर रात 61 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों के मामले बढ़कर 2300 के करीब पहुंच गए। वहीं 2 लोगों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा भी 98 पर जाकर पहुंच गया है। लगातार संक्रमितों के सामने आने के बीच राहत देने वाली बात यह है कि अब तक 1098 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। इनमें गुरुवार को कोविड अस्पतालों से 59 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे। अरबिंदो से 33, इंडेक्स से 22 और चोइथराम से 2,
और MRTB अस्पताल से 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। अरबिंदो में अब तक 1057 मरीज भर्ती हुए हैं। इनमें से 556 यानी कि लगभग 52% मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। तो मध्य प्रदेश के कोरोना हॉटस्पॉट इंदौर में गुरुवार देर रात 61 नए संक्रमित मरीज एक बार फिर सामने आए, जिसके बाद इंदौर में संक्रमितों के मामले जो हैं वो बढ़ गए हैं। 2300 के करीब अब ये मामले पहुंच चुके हैं। वहीं 2 लोगों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा भी 98 पर जाकर पहुंच गया है। लगातार संक्रमितों के सामने आने के बीच राहत देने वाली बात यह है कि अब तक 1098 लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना से जंग जीतकर वापस अपने घर लौट चुके हैं। इनमें गुरुवार को कोविड अस्पतालों से 59 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे। बंगाल में MSME की इंडस्ट्री है कि नहीं ममता जी? ममता जी में अगर थोड़ा सा भी दिमाग को अप्लाई करेगी तो उनको समझ। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 23 साल के युवक में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 60 लोगों में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। राजधानी रायपुर स्थित एम्स के डायरेक्टर ने ट्वीट कर बालोद जिले में 23 साल के युवक में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि की है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 60 तक पहुंच गई है। वहीं राहत भरी खबर ये भी है कि छत्तीसगढ़ में अब तक 56 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। तो छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 23 साल के एक युवक में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में अब तक 60 लोगों में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। राजधानी रायपुर स्थित एम्स के डायरेक्टर ने ट्वीट कर बालोद जिले में 23 साल के युवक में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि की। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 60 तक पहुंच गई है। वहीं राहत भरी खबर ये है कि छत्तीसगढ़ में अब तक 56 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना इलाज करवाया और इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई, यानी कि 56 ऐसे लोग हैं जो कोरोना से जंग जीत चुके हैं। और कुल टोटल ही राज्य में 60 ऐसे मरीज हैं जो कि कोरोना संक्रमित रहे। इनमें 56 जो है वो इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। अभी हाल ही में बालोद जिले में से 23 साल के एक युवक में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है और ये पुष्टि राजधानी रायपुर स्थित एम्स के डायरेक्टर ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने बताया कि बालोद जिले में 23 साल के एक युवक में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी उसका इलाज चल रहा है और वहीं राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 60 तक पहुंच गई। राहत भरी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में अब तक 56 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। राज्य में कोरोना की जो स्थिति है वो राहत भरी ही है। वहां पर हालात अभी इतने खराब नहीं हैं। मध्य प्रदेश के सतना में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में कोई बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है। दरअसल मंझगवा के कैलाशपुर पंचायत में क्वारंटीन सेंटर में ठहरे हुए मजदूरों का कहना है कि वहां पीने के पानी की व्यवस्था ही नहीं है और न ही इस भीषण गर्मी में पंखा लगा हुआ है, जिससे मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं संबंधित अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में कोई बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और इससे जो वहां मजदूर ठहरे हुए हैं उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतनी भीषण गर्मी में भी वहां पंखा तक नहीं लगा हुआ। इस वजह से प्रवासी मजदूर जो वहां ठहरे हुए हैं उन्हें गर्मी में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। साथ ही पीने का पानी वहां उपलब्ध नहीं है, यानी कि बुनियादी सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं है और वहां प्रवासी मजदूरों को ठहराया गया है। ये पूरा मामला मंझगवा के कैलाशपुर पंचायत का है, जहां बने हुए क्वारंटीन सेंटर में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्थाओं के नाम पर वहां पर सिर्फ ठेंगा हुआ है। वहां पर बुनियादी सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान हैं, गर्मी काफी ज्यादा हो रही है और ऐसे में वहां पंखा तक उपलब्ध नहीं है। तो जो प्रवासी मजदूर वहां ठहरे हुए हैं उन्हें इतनी भीषण गर्मी का सामना वहां पर सामना करना पड़ रहा है, जिससे मजदूरों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं वो सब कुछ जानते बूझते भी शांत होकर बैठे हैं। वो इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। खाना पानी की कुछ व्यवस्था नहीं है। कल हम लोग आए हैं तो गेट भी नहीं खुला था, आज गेट खुला है और कुछ यहाँ व्यवस्था है नहीं, लाइट वाइट की कुछ भी। नल 3 है, तीनों बिगड़े हैं। पानी पीने के लिए कुछ नहीं है, पानी अभी तक है ही नहीं। अब प्यासे बैठे हम लोग। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज कुशवाहा इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंकज, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। जो क्वारंटीन सेंटर वहां पर बनाया गया है, वहां बताया जा रहा है कि किसी तरह की कोई बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। जी मैम, मैं आपको बता दूं कि कैलाशपुर क्वारंटीन सेंटर में न तो लाइट की व्यवस्था है, न तो पंखा की व्यवस्था है और न साथ में न तो पानी की व्यवस्था है। जबकि क्वारंटीन सेंटर में 3 नल हैं
नल के बावजूद भी 2 नल में तो पानी निकलता ही नहीं है। एक नल से पानी निकलता है तो भी लाल एवं गंदा निकलता है पानी। काफी समय में चलाने के बाद भी पानी निकलता है। जी पंकज, क्या विभाग के अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाया गया है? जी मैम, आप सचिव को और सरपंच को फोन लगा के अवगत कराया गया। वो तो रहते ही नहीं है यहाँ पंचायत स्तर पे, वो तो ब्लॉक स्तर में सब रहते हैं। यहाँ मजदूर आते हैं, जो कुछ मजदूर यदि रात के आते हैं तो पता नहीं रहता इन लोगों का, बेचारे रात को बाहर पड़ते हैं, सोते हैं रात बाहर, और फिर सुबह आते हैं तो सुबह उनको अंदर करवाते हैं। और खाने की क्या व्यवस्था की गई है पंकज? खाने की व्यवस्था में वो सब अपने अपने घर से उनके व्यवस्था होती है, पंचायत द्वारा कोई खाने की व्यवस्था नहीं है। घर से मतलब उनके घर से खाना यहाँ पहुँचता है? जी जी। और खाना उनके परिजन देने आते हैं? जी भी परिजन आते हैं देने उनके। जब क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, इसका मतलब ही यही है कि वो अभी किसी से मिले जुले नहीं, उसके बाद जब परिजन उन्हें खाना देने वहाँ आ रहे हैं तो क्वारंटीन सेंटर में रखने का मतलब ही क्या रह गया? जी वही तो, खाना देने के लिए वो घर से आता है और आते हैं तो दे जाते हैं ना, तो इनके पंचायत द्वारा उनको दिया जाना चाहिए, चावल देना चाहिए, आटा देना चाहिए, तो बना कर खा लें। ये सिस्टम नहीं है ना, वहाँ से पंचायत द्वारा खाना भी दिया जाता है उनको, भोजन। तो क्या ग्राम प्रधान इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं? जी मैम, वो बोलते हैं कि इसे कोई आदेश ही नहीं है इस तरह का कोई अभी। कितने मजदूर वहाँ पर ठहरे हुए हैं पंकज? मैम अभी अगले हफ्ते में मतलब कुछ प्रवासी मजदूरों को वहाँ से रिहा कर दिया गया है। अभी कुछ जो अभी आ रहे हैं तो उनको हैं, तभी वहाँ 5-7 मजदूर हैं अभी। तो उनको अभी कितना समय हो गया है वहाँ रहते हुए? उनका जो क्वारंटीन पीरियड है वो कब तक पूरा होगा? मैम यहाँ अभी क्या है कि जो मजदूर आ रहे हैं, अभी मजदूर जो पहले आए थे तो 1 हफ्ते उनको यहाँ रखा गया स्कूल में, उसके बावजूद चेक करके उनको छोड़ दिया गया था। अब इस बार फिर अभी मजदूर को बुलाए जाते हैं, जो आ रहे हैं उनको रखेंगे। अभी इनको 1 हफ्ते हो जाने के बाद अदर मजदूर आएंगे तो उनको यहाँ पे रखेंगे, इनको रिहा कर देंगे, बोल देंगे अपने घर में जाओ और वहाँ अपने घर में क्वारंटीन रहना या एक साइड में रहना। अभी अच्छा ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोरोना वायरस की महामारी ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन में हुई बेतहाशा मौतों ने लोगों के अंदर भय पैदा कर दिया है। हमारे देश में इस डर के आगे जब लोग मजबूर हो गए तो काम धंधे बंद हो गए और उनका फायदा उठाने वाले लोग सामने आ गए। महाराष्ट्र से उड़ीसा जा रहे मजदूरों के लिए ट्रक ड्राइवर ने 2,500 से 3,000 रुपए लिए और 2 ट्रकों में तकरीबन 140 लोगों को जानवरों की तरह लाद कर निकल पड़ा। आगे की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है, देखिए और घर में बैठे हुए ये अंदाजा लगाइए कि 45 डिग्री की इस गर्मी में किस तरह इंसान जानवरों से भी बदतर हालात में सफर करने के लिए मजबूर हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र से उड़ीसा जा रहे मजदूरों की है, जिन्हें एक ट्रक ड्राइवर ने 2,500 से 3,000 रुपए इनसे वसूले और उसके बाद 2 ट्रकों में तकरीबन 140 लोगों को जानवरों की तरह ठूंस दिया। आगे की तस्वीर जो आप देख रहे हैं आप खुद ही समझ सकते हैं कि इतनी भीषण गर्मी में किस तरह से ये इंसान यहाँ से निकलने को मजबूर है और ट्रक में किसी जानवरों की तरह इसमें ठूसे पड़े हैं। इतने बुरे हालात इन प्रवासी मजदूरों को हो गए हैं, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि 140 लोग 2 ट्रकों में भर कर जा रहे हैं। इतने गर्मी में भी जो इंसान है वो जानवरों से बदतर हालत में सफ़र करने को इस समय मजबूर हो रहा है। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर परेशान हैं। ये अपने घरों की ओर तो जाना चाहते हैं लेकिन जाने का कोई साधन नहीं मिल पा रहा, तो इन्हें जो मिलता है ये उसी में सफ़र तय करने को मजबूर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मीटर लगवाने के लिए एक उपभोक्ता को मीटर लगवाने के लिए रिश्वत लेते देखा जा सकता है। दरअसल धनपुरी निवासी मोहम्मद फिरोज मीटर लगवाने के लिए धनपुरी MPEB कार्यालय में 2 माह पहले आवेदन किया था, लेकिन वहां बैठा भ्रष्ट बाबू मीटर लगाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा रहा था। मीटर लगवाने के नाम पर उपभोक्ता से 2,000 रुपए की मांग की गई। मीटर लगवाने के लिए परेशान उपभोक्ता लगातार MPEB कार्यालय के चक्कर लगा कर थक चुका था और थक कर बाबू को रिश्वत देने का फैसला किया और रिश्वत देते वीडियो बना लिया, जो कि इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो ये जो पूरा मामला है मध्य प्रदेश के शहडोल का है, जहां मीटर लगवाने की एवज में एक उपभोक्ता से रिश्वत मांगी गई। 2 महीने से मैं यहाँ चक्कर काट रहा हूँ। ये देखिए मेरा इसमें पूरी रसीद रखी हुई है, आप रसीद के थोड़ा सा कैमरा दिखाइए। इन्होंने मेरे से 2,000 रुपये मांगा
बड़े बाबू ने 2000 रुपए मेरे से मांगा, बोला 2000 रुपए दो तब जाके। किस बात के 2000 रुपए? ये सीधे रिश्वत मांगे हैं, सीधे सीधे रिश्वत है इनकी। 2000 रुपए आप मेरे को दीजिए तब आपका मीटर लगेगा। समझ रहे हैं? आप नोट निकालिए, नोट निकालिए जो आप इनसे लिए हैं, जो आप पैसे लिए हम मैच करा रहे हैं ना, इसमें देखिए पैसे क्यों दे रहे हैं? ये 3500 रुपए मैंने जमा किया है। ये रसीद लेके मेरे को कितने दिन हो गए? 3 मार्च को लेके गया हूँ और आज 2 महीने से ऊपर हो गए हैं और मेरा मीटर नहीं लग रहा था। फिर मैं आया, मैं बात किया तो ये बोल रहे हैं कि आप पेमेंट दीजिए, मेरे को कुछ खर्चा पानी दीजिए तब मैं मीटर लगेगा आपका। 2000 रुपए इन्होंने मेरे से लिया है। कितने दिन? 2000 रुपए किस बात के लिए? जले मीटर 2000 रुपये तो रसीद कटवाया, उसके हम मीटर लगा, उसकी रसीद कटवाया तो रसीद दिखाया तो बाइट दिया, कहाँ है ना, उसकी बाइट ले लिए। तो अभी आपको पैसा दिया है, वो नोट हमारे पास भी है मोबाइल में, वो निकालिए आप नोट, मैं मैच करा दिया। अरे भाईजान आप भी अच्छा पड़े, ऊपर तक आपके बॉस तक को जानकारी कि आपका स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो नोट निकालो आप जो रखे अरे हो। कहाँ ये सब उल्टा सीधा करते हैं? किस चीज का पैसा लिए हो? पैसा किस चीज का? 2017 रुपए लिए हो? रुको आप यही रुको। आप इस संबंध में आपका क्या कहना है? वो वीडियो मुझे प्रस्तुत किया जाए और वीडियो प्राप्त होने के तुरंत बाद में उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा यदि वो सत्य पाया जाता है। क्या ये न्याय संगत है? मतलब मीटर लगाने के नाम पे पैसा लिया जाता है क्या? मीटर लगाने पे पैसा नहीं लिया जाता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।